डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू सेशन के साथ अगेन अपना आगे का चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर है भाई मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है। पूछा गया है वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। वायर का लेंथ एल कितना दिया हुआ है, एल इक्वल टू 2 मीटर जितना। उसमें से करंट कितना पास आउट हो रहा है, करंट आई इक्वल टू 1 एम्पियर जितना पास आउट हो रहा है। बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, मतलब ऐसे वायर है, उसको हम क्या कर दे रहे हैं भाई, ऐसे बेंड करके सर्कल बना दे रहे हैं। तो अगर वायर में से करंट ऐसे पास हो रहा है तो सर्कल में से करंट ऐसे पास होगा। ठीक है, तो अपने को क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ये फाइंड करना है। बच्चों, आपका जो चैप्टर रन हुआ होगा तब आपके सर ने, जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा, उन्होंने बोला होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट एम इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कि भाई एन आई ए होता है। ये मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप की वजह से हुआ। जिसमें से करंट पास आउट होता हो उस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, उसका ये फॉर्मूला एन आई ए। बच्चों, ये मैग्नेटिक मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो कि भाई ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। उसकी जो डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल। जिस प्लेन में कॉइल रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर होती है। मतलब अभी आप देखो, इधर ये जो घूम रहा है, इधर ये जो घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है, तो कि भाई ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप आपके राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे करंट आई की डायरेक्शन में, तब जाके जो थंब पॉइंट आउट करेगा वो होगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। अपने को यहाँ पे फॉर्मूला पता है, मैग्नेटिक मोमेंट एम इक्वल टू, अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं, एन आई ए। ए मतलब लूप का एरिया, जो हमने ऐसे लूप बना दिया है उसका होता है भाई पाई आर स्क्वायर। अब अपने पास रेडियस तो है नहीं, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, थोड़ा लॉजिक लगा के, कि भाई पहले लीनियर था, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, बाद में उसको क्या बना दिया, सर्कल। तो सर्कल को क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। तो लेंथ अगर एल है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये वायर को क्या है, कट कर दोगे, कट करके फिर से ऐसा रख दोगे, तो वो कितना बन जाएगा, लेंथ एल जितना ही बन जाएगा। अब इसी को हमने क्या किया है, ऐसे कर्ल किया है, तो इसका लेंथ भी कितना होगा, उसके पेरीमीटर जितना ही होगा, मतलब कि सरकमफेरेंस के जितना ही होगा, 2 पाई आर। यहाँ से अगर आप आर को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, एल बाई 2 पाई आ जाएगा। अब अपने को बोला है एल कितना दिया है, 2 मीटर दिया है, बाई 2 पाई, टू टू कट हो जाएगा, तो 1/पाई मीटर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अगर हम ये वाले फॉर्मूला में अपनी वैल्यू रखें, एन आई ए, कुछ नहीं बोला है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 1 जितने, करंट कितना पास हो रहा है, 1 एम्पियर जितना, एरिया के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। पाई रखा, रेडियस आर कितना आया, 1/पाई का स्क्वायर। तो एक एक पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन सेकंड। चलो नेक्स्ट क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन कुछ आपको ऐसे दिया है, कंडक्टिंग लूप कैरिंग अ करंट आई is placed in uniform magnetic field pointing into the plane। ये आपको डॉट दिख रहा है, pointing into the plane of the paper as shown। The loop will have tendency to, मतलब एक्चुअली में आपको बोला है कि भाई ये जो एक लूप है, ये लूप में से करंट ऐसे पास आउट। अगर आप यहाँ पे भी देखो भाई, ये जो चैप्टर सॉल्व कर रहे हो ना, उसमें आपको सारे रूल पता होने चाहिए, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल। ये अगर आपको बच्चों पता होगा ना, कि भाई जैसे ये राइट हैंड थंब रूल है तो फिंगर्स को कर्ल करने का होता है करंट की डायरेक्शन में, थंब पॉइंट करता है तो वो हमें फील्ड की डायरेक्शन देता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल में पता होना चाहिए कि भाई लेफ्ट हैंड रूल है तो वो किसके लिए यूज होता है, तो कि भाई मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज होता है। उसमें तीनों फिंगर, दोनों फिंगर्स और एक थंब को कहाँ पे किस डायरेक्शन में अलाइन करना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए इजी रहेगा, वरना क्या है, आपको दिक्कतें आएगी। चलो राइट हैंड थंब रूल या तो राइट हैंड रूल सिंपली, यहाँ पे अगर आप लगाते हैं तो आपको आपकी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना पड़ेगा। ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब जो है वो इस प्लेन के, मतलब आप ये जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो स्क्रीन के अंदर की साइड आपका थंब जाएगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन हुआ। अगर ऐसा कंडीशन होता है लूप में, तो ये लूप कैसी टेंडेंसी होगी, मतलब ये लूप क्या है कि भाई एक्सपांड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी चेंज नहीं होगा, नो इफेक्ट।
या क्या है कि भाई कोई दो सामने वाले एक्सपांड करेंगे या बाकी के दो सामने वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं। ऑप्शन नहीं दिए है, बट क्या क्वेश्चन का लॉजिक क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको पूछा है कि भाई ये करंट पास आउट हो रहा है, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये लूप क्या होगा, एक्सपांड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। और बी अगर आप इधर राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे शायद आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वगैरह भी सिखाया होगा, पर मैं जनरली राइट हैंड पाम रूल ही यूज करता हूँ, इजी पड़ता है, कोई तीन फिंगर वगैरह का ज्यादा याद भी नहीं रखना है। राइट हैंड पाम रूल क्या है भाई, तो कि भाई राइट हैंड पाम रूल ऐसा है कि आप फिंगर्स जो है, आपके फिंगर्स को अलाइन करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, जो थंब है उसको अलाइन करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई, तो आपका जो पाम है, हथेली है, वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, पूरे रीजियन में अंदर की साइड जा रहा है, मतलब अपने को अपनी जो फिंगर्स है उसको ये पेज के प्लेन के अंदर लगा उठाओ राइट हैंड, और अपनी फिंगर्स को फॉर एग्जांपल ये पॉइंट के पास मेरे को देखना है कि ये जो अभी मैंने रेड मार्क किया है ऐसे, तो वहां पे आप रखो आपकी फिंगर्स को ऐसे अंदर जाती है ऐसे, ऐसी डायरेक्शन में। फिर थंब को इधर पॉइंट करो, कौन सी डायरेक्शन में, करंट आई की डायरेक्शन में, ये आपने थंब को पॉइंट किया, तो आपका जो पाम होगा वो इधर ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। वहीं पे अगर आप लॉजिकली भी सोच सकते हो कि इधर करंट ऐसे आ रहा था, जस्ट इसके ऑपोजिट सामने करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे अगर फोर्स ऐसे लग रहा होगा तो इधर फोर्स उससे ऑपोजिट लगेगा। सेम एज यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो राइट हैंड पाम रूल कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की डायरेक्शन में, तो आपने फिंगर्स को अलाइन किया अंदर की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में किसको अलाइन किया, ठीक है भाई, करंट की डायरेक्शन में थंब को अलाइन किया, ठीक है। तो आपका जो पाम होगा उसकी डायरेक्शन जिस साइड पॉइंट आउट होगी दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और वहीं पे बोला वैसे ही कि इधर ऐसा है तो इसके जस्ट सामने वाले केस में वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब फोर्स उससे ऑपोजिट में लगेगा। मतलब सभी तरीके से देखो तो ये जो रिंग है उसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि ये रिंग क्या होगा भाई, एक्सपांड होगा। ये रूल थोड़े पता होने चाहिए, नहीं होते एक आध बार रिवाइज करके देखना। चलो उसके बाद वर्टिकल वायर कैरिंग करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। चलो भाई ये एक वायर है, उसमें से करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप लगाते हो राइट हैंड थंब रूल, तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखने का है, और फिंगर्स को कर्ल करते हो, तो अपने को बोला है कि ये वायर को हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, नॉर्थ में। इसको आपको थोड़ा साइन कन्वेंशन ऐसे सोचना है कि नॉर्थ है ना, नॉर्थ, वो ऐसे नहीं सोचो आप, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे मत सोचो। आप ऐसे सोचो कि भाई ईस्ट वेस्ट तो चलो सही है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, नॉर्थ साउथ है ना, वो आप जिस स्क्रीन में देख रहे हो उस स्क्रीन की अंदर की साइड नॉर्थ है, ठीक है, ठीक है। अंदर की साइड जो है वो नॉर्थ है और बाहर की साइड जो है वो साउथ है। 3D में जैसे कोई एक पेन ली, पेन को आपने अपनी स्क्रीन के अंदर रख दिया, तो भाई पेन का पॉइंटर है दैट इज योर नॉर्थ डायरेक्शन, और उसका पीछे का पार्ट है दैट इज योर साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको पूछा है कि ये कौन सी डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, इसके लिए मैं तो भाई लगाता हूँ राइट हैंड थंब, सॉरी पाम रूल, राइट हैंड, राइट हैंड पाम रूल। मैंने पहले ही बोला कि उसमें क्या होता है, फिंगर्स जो होती है उंगलियां, उसको आप कौन सी डायरेक्शन में अलाइन करो, मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन में। फिर अगर बात आती है थंब की, तो थंब को आप कौन सी डायरेक्शन में अलाइन करो, करंट आई की, तब जाके आपकी हथेली जिस साइड पॉइंट आउट होगी, पाम जिस साइड पॉइंट आउट होगा दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो और मेरे साथ साथ सब लोग अपना राइट हैंड पाम रूल लगाओ। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की साइड जा रहा है, मतलब आपकी सारी फिंगर्स है वो आपकी स्क्रीन के अंदर जानी चाहिए। दूसरा कि भाई थंब को रखने का होता है करंट आई की डायरेक्शन में, तो अपना थंब करंट आई की डायरेक्शन में रखोगे तो आप क्लियरली पाओगे कि जो पाम है, हथेली है, वो वेस्ट डायरेक्शन की साइड पॉइंट आउट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, वेस्ट डायरेक्शन की साइड पॉइंट आउट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, वेस्ट डायरेक्शन की साइड। राइट हैंड पाम रूल सीख लेता है, अच्छा रहता है भाई, बहुत अच्छा रहता है, समझ लेना एक बार फिर से रिवाइंड करके, ओके। चलो फोर, टू शॉर्ट बार मैग्नेट विथ मैग्नेटिक मोमेंट 400 एबीएम सेंटीमीटर स्क्वायर, और 800 है दूसरे का एम्पियर सेंटीमीटर स्क्वायर, आर प्लेस्ड विद their axis in the same straight line with similar pole facing each other। मतलब ये एक मैग्नेट नॉर्थ साउथ, ये दूसरा मैग्नेट नॉर्थ साउथ, और दोनों को एक दूसरे की तरफ रहे ऐसे एक्सिस के ऊपर रखे हुए हैं, कितने डिस्टेंस पे, तो कि भाई दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर जितना।
each other, then the force of repulsion। देखो अब इसके लिए बच्चों आपकी थियरी में भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आया है, ठीक है। चार्ज होता है ना, चार्ज जैसे समझो इधर चार्ज Q1 है, इधर चार्ज Q2 है, और आपको बोला होता कि दोनों के बीच फोर्स कितना है, तब तो हम लगा देते कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर सिंपली। बट यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऐसे केस में इसको हम चार्ज के जैसे ट्रीट नहीं कर सकते, या मैग्नेटिक मोनोपोल के जैसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में जो भी फोर्स लगता है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला, डाइपोल के केस की बात कर रहा हूँ, अभी तक के जो केसेस आए हैं उसमें कहाँ पे फोर्स फाइंड करने का होता था, दो सेपरेट सेपरेट चार्ज होते थे, ऐसे केस आते थे। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रख लो, बहुत बार आ जाता है कि भाई डाइपोल के बीच लग रहे फोर्स को फाइंड करने का फॉर्मूला μ0/4 पाई 6 m1 m2 अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस की पावर 4 हो जाता है। अब ये देखिए, अब ऑप्शन है सीजीएस में डाइन, तो आपको ध्यान रखने का, ये जो μ0/4 पाई है ना, उसकी सीजीएस में जो वैल्यू है ना, वो सीजीएस में वैल्यू μ0/4 पाई होती है 1। ये चीजें ध्यान में रखने की सारी, जल्दबाजी में चाहेंगे तो फिर आंसर नहीं, ये चीजें ध्यान में रखने की सारी, जल्दबाजी में चाहेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। चलो, तो फोर्स इज इक्वल टू μ0/4 पाई की जगह रख देता हूँ 1। उसके बाद M1 और M2 आपको दिया है, एक दिया है 800, दूसरा दिया है 400, ठीक है। नीचे दोनों के बीच के डिस्टेंस का कितना पावर है, 4 पावर, मतलब डिस्टेंस दिया था 20, तो 20 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देने का, 4 टाइम्स। फिर इससे कैलकुलेशन लगा देने का, जो आएगा वो आंसर, 12 डाइन। इसमें समझने की ये चीज थी, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलो, उसके बाद स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, लेंथ कितना दिया है 0.5 मीटर, उसके अंदर से करंट कितना जा रहा है, I इक्वल टू 1.2 एम्पियर, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको कितना दिया है, 2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर, मतलब ये वायर का लेंथ है L जितना। तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर की साइड जा रहा है या तो बाहर की साइड आ रहा है, दोनों केस में वो कैसा हुआ, परपेंडिकुलर ही हुआ, ठीक है। अपने को क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑन दी वायर। देखो, अगर अकेला चार्ज Q होता ना, तो उसके ऊपर के मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आता है QV×B, या तो ऐसे समझ में ना आए तो QVB sin θ, ऐसा फॉर्मूला आता है। जबकि ऐसे बड़े लार्ज साइज के करंट कैरिंग कंडक्टर हो ना, तो उसका फॉर्मूला आपकी थियरी में भी आया होगा कि कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है, दैट इज F इज इक्वल टू BIL। ये फॉर्मूला आपकी थियरी में आया होगा, ILB sin θ, ऐसे कंसेप्ट के फॉर्मूला आते थे, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उसके ऊपर का फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 2 जितना, करंट कितना है 1.2 मतलब 12/10, लेंथ कितना है 0.5 मतलब 5/10। यहाँ से 2 5 जा, यहाँ से 2 5 जा, 5 5 कैंसिल, आंसर आएगा 1.2 न्यूटन। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। चलो, 6, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नियोन एटम विल बी 0। मैग्नेटिक मोमेंट कब आएगी, तो कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट जो है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी, बाकी तो पॉसिबल ही नहीं है। जबकि नियॉन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो नियॉन तो कैसा है, इनर्ट गैस है, मतलब उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN के हिसाब से क्या हो जाती है, 2 8, खाली यहाँ तक ही आएगा, ऐसी हो जाती है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड है। मैग्नेटिक मोमेंट कब आएगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि अनपेयर्ड होंगे तो कोई ना कोई शायद चार्ज होने के चांसेस है, या तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होने के चांसेस है। ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, इसका +1/2 स्पिन, इसका -1/2 स्पिन, ओवरऑल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और वैसे भी आप लोग ये सारी चीजें केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हो ना, वो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह आता है, या तो कोऑर्डिनेशन चैप्टर आता है, तो उसमें सारे की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वगैरह वो सब फाइंड करने का, ठीक है। तो ये नियॉन के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, चलो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, चलो क्या होता है फॉर्मूला, M इक्वल टू NIA। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट, A इज एरिया। क्या बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट इन लूप, गलत बात है भाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये भी गलत बात है भाई, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो एरिया है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। पैरेलल टू प्लेन ऑफ लूप एंड प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लूप, ये भी गलत है।
छेले वाला ही बचा, वही आंसर होगा। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप एंड प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ, मतलब ये ऐसे लूप है तो उसके परपेंडिकुलर होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वाला छेले वाला ऑप्शन सही बैठता है। An electron enters in magnetic field h Weber meter square with velocity v meter per second in same direction as that of field, मतलब ये फील्ड का डायरेक्शन है, आप समझ लो मैग्नेटिक फील्ड बी का। और एक इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में v जितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर का फोर्स अपने को पता है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b होता है। अभी अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, तो अगर आप यहाँ पे क्यू वी बी साइन थीटा रखेंगे, क्रॉस निकालोगे तो क्या आएगा, साइन ही आएगा। तो इसे केस में साइन जीरो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसे केस में साइन जीरो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ। बेसिक वर्ड्स में बोलो तो आपको बोला है ये जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए है, उसमें से कौन सा सही तरीके से बायो सावर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने को पता है म्यू जीरो बाय फोर पाई आई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, मतलब कि थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। बेसिक से क्वेश्चन आता है, कुछ कुछ सही से आता है, ट्रिकी क्वेश्चन। बाकी ये तो टेक्स्ट बुक का कॉपी फॉर्मूला ही है। ओके, म्यू जीरो बाय फोर पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है अपने को, वेलोसिटी ऑफ टू अल्फा पार्टिकल ए एंड बी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इन द रेशियो ऑफ 1/3। चलो, दो अल्फा पार्टिकल ए डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल बी, दोनों की वेलोसिटी का जो रेशियो आपको दिया है वो है 1/3। दोनों के दोनों डिफरेंट डिफरेंट रेडियस वाली सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, मतलब ये अभी आप समझ लो ए अल्फा पार्टिकल जो मूव कर रहा है दैट इज द रेडियस ऑफ आर ए, और ये बी अल्फा पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका रेडियस हम मान लेते हैं आर बी। ओके, अपने को क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इन दोनों की सर्कुलर पाथ की रेडियस का रेशियो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो बच्चों, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके बाहर की साइड लग रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, और अंदर की साइड ऐसे लग रहा मैग्नेटिक फोर्स, दोनों के दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तभी एक अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म रेडियस वाले पाथ पे वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो कि भाई मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम कंपेयर करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो तो अपने को पता होता है क्या होता है भाई, क्यू वी बी होता है। क्यू वी बी एक्चुअली में फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और ये सेंट्रीपिटल का एम वी स्क्वायर बाय आर। बट यहाँ पे जो है वो थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे होता है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर या तो बाहर की साइड होता है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। इसीलिए हम लिखता है खाली क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एक एक वी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अपने पास फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा भाई, रेडियस को सब्जेक्ट बना के कि भाई आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। अपने को क्या दिया है भाई ये क्वेश्चन के अंदर, कि भाई अपने को दोनों की वेलोसिटी का रेशियो दिया है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बाकी आप थोड़ा ध्यान से अगर समझो तो दोनों के दोनों अल्फा पार्टिकल ही है, इसलिए दोनों का मास क्या होगा, एम ए अल्फा इज इक्वल टू एम बी अल्फा। दोनों अल्फा पार्टिकल है ना, इसलिए मास तो सेम ही होगा। दोनों का चार्ज भी सेम होगा, क्यू अल्फा, मतलब कि क्यू वन इक्वल टू क्यू टू इक्वल टू दोनों अल्फा पार्टिकल का ही है, इसलिए। और दोनों के लिए क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है ही। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई अगर हमें रेडियस का रेशियो फाइंड करने का है और उनकी वेलोसिटी का रेशियो हमें दे के रखा हुआ है 1/3, क्योंकि भाई वेलोसिटी का रेशियो ए बाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ए बाई आर बी। कहाँ से आया, ये जस्ट अभी हमने जो डिस्कशन की उसके ऊपर से, इज ऑल्सो 1/3। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, एनर्जी इन अ करंट कैरिंग कॉइल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। देखो भाई, करंट कैरिंग कॉइल जो होता है, मतलब कि एक तरीके से इंडक्टर की बात की है या तो सोलेनॉइड की बात की है। ठीक है, तो उसके अंदर से जब भी करंट पास होता है तो उसके आसपास क्या जनरेट होता है भाई, उसके आसपास जनरेट होता है
मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो भी कौन से फॉर्म में स्टोर होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ही स्टोर होता है। जो एनर्जी स्टोर होता है वो टेक्स्ट बुक में भी ये चीज कॉपी टू कॉपी दी गई है। ओके। अगर कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच का बात किया होता तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आता है, ये वाला किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। ओके। इसलिए 11 नंबर का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। चलो उसके बाद 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या हो सकता है भाई, क्या दिया है आपको, पहले तो ये चीज हम देख लेते हैं। करंट आई इज कैरिड इन अ वायर ऑफ लेंथ एल, मतलब कि ये एल लेंथ का वायर है जिसमें से करंट कितना पास आउट हो रहा है, आई जितना पास आउट हो रहा है। इफ द वायर इज टर्न इनटू सर्कुलर कॉइल, इसी को हम क्या कर देते हैं भाई, एक सर्कुलर कॉइल में कन्वर्ट कर देता है। इसमें से भी करंट कितना पास हो रहा है, आई जितना। तो अपने को ये पूछा है कि भाई जब भी ये सर्कुलर कॉइल को अगर हम क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखें तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। बच्चों ये आपकी लास्ट वाली चैप्टर की थियरी है कि इसमें ऐसे आपको दिया गया है नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक, बीच में ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल दिया गया है आपके चैप्टर की थियरी में, और उसमें आपको टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड करके बोला गया है भाई बीना बेन, हमारी लैंग्वेज में हम ऐसा अच्छे से याद रखने के लिए बोलते हैं। ठीक है। या तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि भाई NIAB sin थीटा, या तो क्या है कि भाई IA मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, तो उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो MB sin थीटा। साइन थीटा नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो M×B। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला है वो टॉर्क के, ये चैप्टर के लास्ट लास्ट क्वेश्चन में आता है। अभी हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बी और करंट एलिमेंट इस सर्कुलर रिंग में जो होगा वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। इसीलिए जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। और वैसे भी अगर आपको समझ में आ जाए तो कि भाई क्या है कि टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू ऐसा दिया हो NIAB sin थीटा, तो ये मैक्सिमम कब होता है, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो तब। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन 90 डिग्री पे होती है। इसीलिए ये फॉर्मूला खाली क्या बन के रह जाता है, NIAB बन के रह जाता है। अब यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ टर्न्स जो दिया है वो 1, करंट करंट कितना दिया है भाई, एम्पियर जितना दिया है। एरिया, लूप का एरिया स्क्वायर है ना, सॉरी सर्कल है ना, सर्कुलर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड भी। अब बच्चों रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपको याद हो तो यही सॉल्यूशन का MCQ नंबर 1, मैंने बोला था कि भाई जब भी एल लेंथ के वायर को कन्वर्ट कर देता है उसके सर्कुलर फॉर्म में तो लेंथ कितना हो जाता है, सरकमफियरेंस जितना। यहाँ से अगर आप आर को सब्जेक्ट बनाओ तो लेंथ क्या हो जाता है, L/2 पाई हो जाता है। वही वैल्यू अगर हम ये टॉर्क मैक्सिमम वाले केस में आर की जगह पे रखें तो क्या हो सकता है भाई, कि पाई आई आर की जगह L² बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू बी। एक एक पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, L² आई बी अपॉन 4 पाई। ओके। चैप्टर का जो लास्ट कंसेप्ट था ना कि भाई टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल सर्कुलर कॉइल, तो उसके फॉर्मूला के ऊपर से ये क्वेश्चन था। मतलब अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलो 13। देखो बच्चों 13 जो है वो एक्चुअली में साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। ये एक्चुअली में आपके सिलेबस से क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। साइक्लोट्रॉन वगैरह के फॉर्मूला उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह को आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं रहती है। ओके। चलो 14 क्या है, 14 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट विल बी। मतलब एक ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से हम मान लेते हैं कि करंट कौन सा कितना पास आउट हो रहा है, आई जितना। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हम फाइंड करेंगे, तो बच्चों अगर आपको पता हो मैंने बार बार बोला है राइट हैंड थंब रूल। अगर आप राइट हैंड थंब रूल इधर लगाते हैं, रूल क्या कहता है कि भाई आपको थंब को किसकी डायरेक्शन में रखने का, करंट आई की डायरेक्शन में। और आपकी जो फिंगर्स जैसे कर्ल होगी वो आपको कौन सी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन देगी। अगर आप यहाँ पे थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं तो आपकी फिंगर्स जो है वो कुछ ऐसे कर्ल होगी, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको क्या होगी, मिलती जाएगी भाई। ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू वायर प्लेन। बाहर से अंदर की साइड ऐसे 3D में सोचने का ना, आप सोचो कि ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो वो स्क्रीन के अंदर वायर है। ठीक है, स्क्रीन के प्लेन में वायर है जिसमें से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप खुद लगाओ राइट हैंड थंब रूल।
कि वहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाने पे आपने थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, तो आप खुद देखो फिंगर्स आपकी स्क्रीन की एक साइड से बाहर निकलेगी और दूसरी साइड से अंदर जाएगी, मतलब जो सर्कल्स बन रहे हैं वो वायर के प्लेन के कैसे है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सर्क्यूलर इन दी प्लेन परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टर, मतलब वायर। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप लिखते हैं सर्कुलर की जगह तो भी चलता है। चलो 15 क्या है भाई, 15 नंबर का क्वेश्चन। द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एक ये करंट कैरिंग वायर वायर I1 जितना करंट, दूसरा ये करंट कैरिंग वायर सेकंड नंबर का जिसमें से करंट जा रहा है I2 जितना। तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या आता था भाई, फॉर्मूला भाई ये होता है फॉर्मूला म्यू 0 I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई D। ठीक है, दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच लग रहे फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, जिसमें होता है ये L कंडक्टर का लेंथ, ये D दो कंडक्टर के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है वो। अपने को पूछा है किससे इंडिपेंडेंट है, तो भाई सेपरेशन डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता है, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। लेंथ ऑफ वायर वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ये भी नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आपको दिख रहा है I1 I2 है, उसके ऊपर भी नहीं आएगा। लास्ट वाला ऑप्शन होगा रेडियस ऑफ वायर, कहीं पे भी फॉर्मूला में रेडियस नहीं दिया है। ओके, तो लास्ट वाला डी ऑप्शन अपना आंसर होगा। चलो उसके बाद बायो सावर्ट लॉ में भी रिप्रेजेंट इन दी वेक्टर फॉर्म, टेक्स्ट बुक का कॉपी टू कॉपी फॉर्मूला है भाई। आपको पता होना चाहिए कि बायो सावर्ट्स लॉ का सही मैथमेटिकल फॉर्म वेक्टर के केस के साथ कैसा होता है, तो कि भाई ऑप्शन ए जैसा होता है, ईबी इक्वल टू म्यू 0 आई आईडीएल सॉरी म्यू 0/4 पाई आईडीएल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर का क्यूब। बाकी कोई नहीं बनता है, इधर तो नीचे आर क्यूब भी नहीं दिया है, इधर खाली आर है, ये भी नहीं हो सकता। और इधर क्या है कि भाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो वो भी नहीं बन सकता, आर स्क्वायर भी है और ऊपर आर भी है। ठीक है, इसलिए ये वाला भी नहीं हो सकता। चलो 17 नंबर का क्या है भाई, 17 नंबर के क्वेश्चन में 16 का पता चला ना भाई। जो टेक्स्ट बुक है आप उसमें बायो सावर्ट्स लॉ की थियरी देखेंगे तो कॉपी टू कॉपी ये फॉर्मूला आपको मिलेगा ही। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आप ऐसे समझो कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड जा रहा है, तो एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल को के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मतलब अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन का वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे अंदर की साइड, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। इफ बोथ मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ सेम स्पीड, दोनों के दोनों प्रोटॉन की स्पीड इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल की स्पीड, दोनों के दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं ऐसे, तो उनकी जो रेडियस है आर पी और आर अल्फा, इसका रेशियो क्या होगा। बच्चों अगर आपको पता हो तो हमने आगे ही ऐसा एक कैलकुलेट किया जिसमें हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि भाई रेडियस आर सर्कुलर पाथ का, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आर इक्वल टू एम वी बाई क्या होता था, क्यू बी होता था। भी इस केस में आप देखो तो दोनों की वेलोसिटी तो अपने को क्या दे दी है, सेम जितनी दे दी है। यहाँ पे क्या चीजें अलग हो सकती है, क्योंकि भाई अलग होने के केस में ऐसा है कि एक तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड दूसरा आ जाता है भाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का मास कितना होता है भाई, 1 U जितना, उसमें एक प्रोटॉन ही होता है ना, इसलिए। ठीक है, खाली एक प्रोटॉन की बात की। और अल्फा पार्टिकल मतलब क्या है भाई, हीलियम का न्यूक्लियस। तो अगर आप हाइड्रोजन हीलियम ऐसे अगर आप लगाओ तो उसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर उसका हो जाता है 2 जितना। तो 2 एटॉमिक नंबर है तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन और क्या होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे, इसीलिए उसका जो मास है वो कितना हो जाता है, 4U जितना हो जाता है। उसके बाद चार्ज की अगर आप बात करते हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन का चार्ज हम रेफरेंस कितना मानते हैं, फंडामेंटल जितना ही, 1। ठीक है, ठीक है, होता है 1.6 - 19, बस अभी यहाँ पे हम रेफरेंस के लिए मान रहे हैं 1 जितना। तो उसकी कंपैरिजन में अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए उसका चार्ज जो है वो 2 यूनिट जितना पॉजिटिव हो जाएगा। अभी यहाँ से हमारे लिए कौन सी क्वांटिटी अलग अलग हुई, एक हुआ मास और दूसरा हुआ चार्ज। बाकी वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों बाकी दोनों पार्टिकल के लिए कैसे है, सेम ही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू। ओके, चलो भाई, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सारी वैल्यूज जो हमने डिसाइड की वो इसमें रख दो कि भाई मास ऑफ प्रोटॉन 1, चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी 1, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना, 2 जितना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 यूनिफाइड मास जितना। क्या हो जाता है, 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 मतलब कि 1/4।
2 इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज द रेशियो ऑफ रेडियस 1/1/2, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलो उसके बाद 18, वायर पी क्यू आर को ऐसे एक वायर दिया है पी क्यू आर, डायग्राम में दिखाया हुआ है कि उसमें से जो करंट है पी क्यू पार्ट में से करंट कैसे पास आउट हो रहा है, कुछ ऐसे पास आउट हो रहा है करंट आई, और यहाँ से करंट कैसे जा रहा है, कुछ इस हिसाब से जा रहा है करंट आई। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द लेंथ ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर, दोनों की जो लेंथ बोली है वो कितनी है, एल जितनी है। करंट आई एम्पियर फ्लोज थ्रू वायर, डायग्राम में दिखाया है दोनों में से करंट आई जितना पास आउट हो रहा है। तो पी क्यू पार्ट एंड क्यू आर पार्ट, दोनों के ऊपर लग रहा फोर्स कितना होगा। बच्चों इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, आपकी थियरी का फॉर्मूला जो आता था कि भाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ऐसा आता था। ठीक है, आई एल मतलब क्या हो जाता है, करंट एलिमेंट, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको डायग्राम में दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल है। यहीं पे अगर आप बात करते हैं पी क्यू पार्ट के लिए, तो पी क्यू पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड बी भी ऐसे है हॉरिजॉन्टल, और पी क्यू का जो करंट एलिमेंट आप मानोगे आई एल, वो भी हॉरिजॉन्टल ही होगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पी क्यू पार्ट की बात करते हैं तो उसमें आई एल बी साइन जीरो आ जाता है, तो आंसर उसका जीरो आ जाएगा पी क्यू पार्ट के लिए। और वहीं पे अगर आप क्यू आर पार्ट की बात करते हैं तो क्यू आर पार्ट में क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा है, बट उसका जो करंट एलिमेंट है वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या हो जाता है, 90, साइन 90 मैक्सिमम हो जाता है। मतलब कि एफ क्यू आर पे आई एल बी साइन 90, मतलब बी आई एल जितना ही हो जाएगा। ऑप्शन आपको बी आई एल के फॉर्म में दिया है तो उतना कर लो। ठीक है, तो ऐसे अगर देखो तो पी क्यू पहले है, पी क्यू पहले है तो उसके ऊपर का जो फोर्स है वो क्या होता है भाई, पी क्यू के ऊपर का जीरो, और बाद वाले क्वेश्चन क्यू आर के ऊपर का कितना होता है, बी आई एल जितना, इस हिसाब से अपना ऑप्शन तीसरे नंबर का सही हो जाएगा। ओके, सी। चलो नेक्स्ट 19, एन एलिमेंट एक दिया है करंट कैरिंग एलिमेंट डी आई, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, डी एक्स आई कैप, और आपको बोला है कि डी एक्स की वैल्यू आप कितनी लो, 1 सेंटीमीटर जितनी लो। मतलब कि मीटर वगैरह में देखने को जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻² हो जाएगा। आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज द करंट आई, करंट कितना उसमें से पास आउट हो रहा है, करंट आई इक्वल टू 10 एम्पियर जितना पास आउट हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 0.5 मीटर, मतलब ये कैसी कंडीशन है पता है। देखो ऐसे ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट माना डी आई इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू कितना, तो कि भाई 1 सेंटीमीटर जितना, यहाँ से 0.5 मीटर की दूरी पे यहाँ पे कोई पॉइंट है अलोंग दी वाई एक्सिस, 0.5 मीटर, कौन सी वाई एक्सिस है, मतलब क्या होगा, जे कैप होगा। क्या दिया ये डिस्टेंस, आर दिया करंट कैरिंग कंडक्टर से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बच्चों, ये हमें फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, सिंपल, बाय द हेल्प ऑफ बायो सावर्ट लॉ, फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ। क्या होता है फॉर्मूला की भाई, डी बी इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। यहाँ पे एक चीज आप समझो कि भाई करंट कैरिंग एलिमेंट आई डी एल अलोंग दी एक्स एक्सिस है, मतलब आई कैप की डायरेक्शन में, और जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट पी, मतलब कि आर डिस्टेंस, वो अलोंग दी वाई एक्सिस है जे कैप की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम कुछ ये फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई μ0 I dl/4 आर स्क्वायर, और ये dl जो है बच्चों, ये dl कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप की डायरेक्शन, और ये जो r है वो कौन सी डायरेक्शन में, जे कैप की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये वेक्टोरियली ऐसे हो जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, बाकी उनके जो मैग्नीट्यूड होंगे वो हम इधर रख देंगे, जैसे हमें करंट बोला है 10 एम्पियर, डीएल या तो डीएक्स कितनी लेंथ का बोला है, 1 सेंटीमीटर का बोला है। ठीक है, ये पीछे हमने सारी वेक्टर का डेटा ले लिया और आगे हम सारे रख देंगे मैग्नीट्यूड, इसको खाली रीअरेंज किया है और कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, चलिए अब μ0/4 पाई का वैल्यू अपने को पता है, μ0/4 पाई का वैल्यू कितना हो जाता है, 10⁻⁻7 हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है, 10 जितना है, डीएल, डीएल मतलब कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, बोले तो 10⁻²सेंटीमीटर। और आई जे, आपको ऐसी चीज अगर पता हो वेक्टर के फॉर्म में आपके सर ने आपको बताया हो, ठीक है, तो बात बन सकती है कि आई कैप जे कैप के कैप में अगर क्रॉस करते हैं आई क्रॉस
जी, उसका जो आंसर है वो क्या आता है, के कैप आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भाई, के कैप लिखूंगा। और दोनों के दोनों अगर आप साइन इधर लगाते हैं तो आई और जे 90 डिग्री पे होता है, मतलब वो साइन 90 क्या हो जाता है भाई ये केस में 1। इसीलिए यहाँ पे ना लिखता है तो भी चलता है। डिवाइड बाय में आर का स्क्वायर, कितने डिस्टेंस पे आर, मतलब 0.5 का स्क्वायर, दो बार हमने क्या लिख दिया 0.5 0.5। ओके, चलो। अब ये सारा कैलकुलेशन आप लगा दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻⁸ के कैप टेस्ला। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड पी वहां पे, छोटे से dx लेंथ के एलिमेंट की वजह से। बायो सावर्ट का एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल एमसीक्यू था, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक आध बार रिवाइंड करके समझ लेना। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को आपके डाउट्स भेज सकते हो, ये मेरा नंबर है। ये नंबर ना सही तो ये वाला दूसरा नंबर है। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, जेई नीट के रिलेटेड, आपको मेरे साथ ज्वाइन होना हो कोचिंग पे, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप मेरे को ये कोई भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कभी भी ऐसे डरना मत, ऐसे कुछ मन में लाना मत कि हम सर के पास पढ़े नहीं है तो हम फोन करेंगे तो क्या होगा, क्या बोलेंगे, कैसे बात करेंगे। बस आपको आपका नाम बोलना है और आपने कौन सा लेक्चर क्या देखा है और आपको क्या दिक्कत आ रही है, बस ये मेरे को बताओ। मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आप सबकी हेल्प करूंगा, ठीक है। चलो, 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, अपना आंसर कैलकुलेट किया बी वाला। चलो नेक्स्ट, 20। क्या बोला है भाई, आपको एक प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज कितना है भाई, 1.6 माइनस 19 कूलम, अपने को पता है इतना होता है। एंटर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, समझ लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की साइड आ रहा है और ये वाला प्रोटॉन उसके परपेंडिकुलर v जितनी स्पीड से एंटर हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर भी मैग्नेटिक फील्ड का ही, मतलब कि वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ही यूनिट है। उसकी वेलोसिटी आपको देके रखी है v इक्वल टू 3.4 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को क्या फाइंड करना है, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। चलिए, अब जब भी कभी कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एफ मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा। इधर साइन क्या हो जाएगा 90, बोला है परपेंडिकुलर। अब सेकंड लॉ के ऊपर से अपने को पता है, सेकंड लॉ एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए इज इक्वल टू क्यू वी बी। अपने को क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाता है तो क्यू वी बी बाई मास ऑफ प्रोटॉन। चलो, क्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
कितना है भाई, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27। इसका आपको कैलकुलेशन लगा देने का, आपका आंसर जो है वो ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके, बेसिक सा क्वेश्चन था। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा और उसका एक्सीलरेशन क्या होगा इसके ऊपर। चलो नेक्स्ट, 21 क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर। चलो भाई, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर है, करंट कितना पास आउट हो रहा है, आई जितना, उससे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ये एक पॉइंट है, मान लिया हमने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड भी कितना, मतलब बी जितना है यहाँ पे। तो अगर हम कोई दूसरा पॉइंट ले जो ये वाले वायर से 5 सेंटीमीटर नहीं, कितने डिस्टेंस पे हो, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना हो जाएगा कंपेयर टू इनिशियल। देखो बच्चों, अब ये कहाँ से फॉर्मूला हम लगाएंगे, अगर आपको पता हो तो एम्पियर सर्किटल लॉ आता था उसमें, आता था उसमें, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर बी इज इक्वल टू क्या बोलते थे, म्यू जीरो आई बाई टू पाई आर। ऐसे सारे फॉर्मूला आपको इस चैप्टर के पता होना चाहिए, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर्मूला के ऊपर से क्लियरली पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर। बस अब तो बात फिनिश हो गई। d1/d2 इज इक्वल टू r2/r1। अपने को b2 फाइंड करने का है तो b2 इज इक्वल टू d1 r1/r2। d1 कितना है, b जितना है, r1 कितना था 5, और r2 नया वाला कितने डिस्टेंस पे 20, 5 4 जा 20, मतलब आंसर आएगा b/4, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सेकंड। चलो नेक्स्ट, इफ करंट इज पासिंग इन अ स्प्रिंग देन क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, एक्सपांड होगी, ऑसिलेट करेगी, या कुछ असर नहीं होगा। थोड़ा इसके लिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, चैप्टर के लास्ट लास्ट पोर्शन में जो आता है वो, कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर में से अगर करंट सेम डायरेक्शन में पास हो रहा हो तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे। और वहीं पे
अगर दोनों में से करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में पास हो रहा हो तो दोनों के बीच क्या होगा भाई, रिपल्सन होगा। यहाँ पे अपने को बात बोला है स्प्रिंग का। इसके लिए आपको थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा कि अगर मान लो स्प्रिंग के अंदर यहाँ से आई जितना करंट एंटर हो रहा है तो क्या होगा, वो करंट ऐसे जाएगा जैसे अभी ये वाला पार्ट बाहर तक था और ये वाला पार्ट पीछे गया, ये वाला पार्ट अगेन बाहर आया यहाँ तक, ये वाला पार्ट अगेन पीछे गया, ये वाला पार्ट बाहर आया, ये पीछे, ये वाला पार्ट बाहर। अगर आप सारे केसेस बाहर वाले पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हर एक बाहर का जो टर्न है ना, उसमें करंट सेम डायरेक्शन में ही क्या जा रहा होगा, अंदर जा रहा होगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अपनी जो फिंगर्स है ना, उसको ऐसे कर्ल करके थोड़ी एक दूसरे से दूर दूर रख दो। ठीक है, थंब को थोड़ा साइड में रखो, तब जाके जो पार्ट बनता है ना, वो एक तरीके से स्प्रिंग के जैसा होता है। अब उसमें आप समझ लो कि आपके नाखून जिस साइड है वो पार्ट सारे कहाँ के हुए, अंदर के हुए। और जहाँ पे उंगलियां हाथ के साथ जुड़ी हुई है वो पार्ट कहाँ का हुआ, बाहर का हुआ। अब आप कोई भी एक साइड से करंट को अंदर डालो, चाहे वो छोटी उंगली की साइड से डालो या पहली उंगली की साइड से डालो, कहीं से भी आप डालोगे ना, तो आपके उंगलियों का वो पार्ट जो हाथों के साथ जुड़ा हुआ है वहां से करंट सेम डायरेक्शन में ही या तो अंदर आएगा या तो बाहर जाएगा। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि सभी पार्ट्स में से करंट सेम डायरेक्शन में या तो अंदर आ रहा है या तो बाहर जा रहा है। तो ये हर एक सक्सेसिव पार्ट एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा, इसलिए स्प्रिंग क्या होगी भाई, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, मतलब कि ऑप्शन ए। ओके, चलो नेक्स्ट। इन हाइड्रोजन एटम, चलो भाई ये एक हाइड्रोजन एटम हो गया जिसके अंदर एक खाली प्रोटॉन होता है और बाहर की साइड एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में था इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो उसके बाद 25, 3 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन अ लीनियर कंडक्टर। चलो करंट आई कितना भाई, 3 एम्पियर जितना। लीनियर कंडक्टर का लेंथ कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, गॉस में दिया है 500 गॉस। इसको हमें टेस्ला में कन्वर्ट करना है ना, ध्यान रखने का, 500 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला कर देने का। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, आपको थीटा की वैल्यू भी दी है कि 30 डिग्री एंगल पे है, विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, अगेन करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर लग रहा है फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा होता है, यही फॉर्मूला लगाएंगे। करंट कितना, 3 एम्पियर जितना। एल कितना, 0.4, मतलब 4/10। मैग्नेटिक फील्ड कितना, 500 इंटू 10⁻⁴ साइन थीटा, मतलब साइन 30 बोले तो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ओके, तो अब आप ये वाली सारी कैलकुलेशन लगा दोगे तो आप आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻²⁰ न्यूटन। मतलब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सी ऑप्शन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला है आपने को, एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का लेंथ कितना है भाई, 1.5 मीटर जितना है। उसका आपको डायमीटर जो देके रखा है डी डी 0.4 सेंटीमीटर जितना है। possess 10 टन्स पर सेंटीमीटर, मतलब टन्स पर यूनिट लेंथ कितने दिए हैं, N/L। तो भाई 10 टन्स पर यूनिट लेंथ। अब इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने पे हो जाएगा -2। ये -2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस, मतलब 10 × 100। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1000 टन्स पर मीटर। एन की वैल्यू आ गई। बोला है कि भाई करंट कितना पास आउट हो रहा है, तो कि भाई करंट आई इक्वल टू 5 एम्पियर जितना पास आउट हो रहा है। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है क्या होता है, सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। ठीक है, म्यू जीरो की वैल्यू पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एन कितना है भाई, 1000 है। करंट कितना पास आउट हो रहा है, 5 एम्पियर जितना पास आउट हो रहा है। सारा का सारा कैलकुलेशन अगर आप लगा देंगे, पाई को पाई के टर्म में ही रहने देने का, क्यों, ऑप्शन देखो सारे के सारे अपने को पाई के टर्म में ही दिए है, इसीलिए उसकी वैल्यू नहीं रखने की। तो ये सारी चीजें अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वहां से आपका जो आंसर है वो आ जाता है 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला, क्योंकि 5 4 जा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसलिए। ओके, तो ये आ गया सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सोलेनॉइड का कंसेप्ट का जो फॉर्मूला होता है ना उसके ऊपर से था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, क्या बोला है भाई,
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज एन नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया, एरिया कितना दिया है भाई, तो कि भाई एरिया है ए जितना, करंट आई जितना पास आउट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है बी जितना, तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा ये अपने को फाइंड करना है। ये कॉपी टू कॉपी फॉर्मूला आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी लास्ट लास्ट थियरी में आया ही है, जहाँ पे आता था NIAB साइन थीटा, आपको पता होगा ऐसा फॉर्मूला, ठीक है। जहाँ पे साइन कितना हो जाता है भाई, साइन थीटा जो है वो 90 हो जाता है, रेडियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल जो कि इधर होता है 90 डिग्री, ओके। एरियल वेक्टर सॉरी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी रेडियल है और एरिया वेक्टर 3D में बाहर की साइड हो जाता है, तो इधर टॉट टा इक्वल टू साइन 91 हो जाएगा, क्या आ जाता है NIAB, या तो बिना बिना बेन के, तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा अपना आंसर, छिल्ले वाला, ऑप्शन डी। कॉपी टू कॉपी टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया ही है उसके ऊपर से ही था, ओके। चलो 28 बच्चों, 28 जो है वो साइक्लोट्रॉन के ऊपर है, जो कि गुजरात बोर्ड NCERT बोर्ड के सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, इसलिए हम नेक्स्ट देखेंगे 29, टू लॉन्ग कंडक्टर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। चलो भाई ये एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, दोनों में से करंट I1 और I2 सेम डायरेक्शन में पास आउट हो रहा है, ये I1 और ये I2 सेम डायरेक्शन में पास आउट हो रहा है। बच्चों सेम डायरेक्शन में जब भी पास आउट होता है तो दोनों के बीच क्या लगता है भाई, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ओके। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, डी जितना है। ऐसे केस में फॉर्मूला क्या होगा इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसका, ये आपके चैप्टर की लास्ट थर्ड या लास्ट फोर्थ थियरी है जिसमें ऐसा फॉर्मूला आता है कि भाई म्यू जीरो I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। यहाँ पे दिए गए डेटा के मुताबिक ये अपना फर्स्ट केस का फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है। सेकंड केस में आप लोगों को क्या बोला है बच्चों, कि इसमें से जो दो करंट है उसमें से एक करंट की डायरेक्शन को क्या कर दे रहे हैं भाई, हम रिवर्स कर दे रहे हैं, ओके। और साथ ही साथ रिवर्स करने के साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड को भी इंक्रीज टू 2 टाइम्स कर दे रहे हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस d की जगह क्या कर रहे हैं, 3D कर रहे हैं। तो जो नया फोर्स आएगा वो क्या होगा, चलो भाई ये करंट I1 इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, दूसरे वाले में क्या बोला कि भाई करंट जो है उसकी डायरेक्शन उल्टी कर दे रहे हैं, मतलब ऐसे पहले वाले से ऑपोजिट, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ा के हमने कर दिया है 3D जितना, ये करंट हमने कर दिया है 2I2 जितना। अब ऊपर और नीचे करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम ये I1 को प्लस से दिखाएंगे और I2 को माइनस से दिखाएंगे, ये चीज ध्यान में रखने की। जब दोनों सेम डायरेक्शन में ही है तब तो कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, और दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब ये फॉर्मूला के अंदर आपको एक ऊपर वाले को प्लस से दिखाने का, नीचे वाले को माइनस से दिखाने का, ताकि पता चले कि दोनों कौन सी डायरेक्शन में, सेम या ऑपोजिट। चलो तो अब नया फोर्स मतलब कि एफ डैश, सेम फॉर्मूला, म्यू जीरो I1 I2 की जगह -2I2 रिवर्स कर दिया और डबल कर दिया इंटू एल डिवाइड बाय 2 पाई, डिस्टेंस डी की जगह कितना कर दिया, 3D जितना कर दिया, ये आ गया एफ डैश का फॉर्मूला। अब दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं इक्वेशन 1 और 2 का, तो भाई एफ डिवाइड बाय एफ डैश, एफ कितना, म्यू जीरो I1 I2 एल अपॉन 2 पाई डी, और एफ डैश उल्टा करके रख देता है 2 पाई 3D, नीचे आ जाएगा म्यू जीरो I1 माइनस 2I2 इंटू एल, 2 पाई डी म्यू जीरो I1 I2 म्यू जीरो I1 I2 एल एल कट हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, तो कि भाई बचेगा एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू -3/2, मतलब कि नया वाला एफ डैश जो आएगा दैट इज एफ डैश इज इक्वल टू -2/3 ऑफ एफ। इधर ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है बच्चों, तो कि भाई पहले जो फोर्स अट्रैक्टिव था वो फोर्स अब कैसा हो गया होगा, रिपल्सिव टाइप का हो गया होगा, ओके। तो ये एक क्वेश्चन था, अच्छा था, लास्ट थर्ड फोर्थ कंसेप्ट के ऊपर से था, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स का, ओके। चलो नेक्स्ट 30, को एक सेमी सर्कुलर टाइप का रिंग दिया है और आपको पूछा है कि भाई ए बी पोर्शन, फिगर शोन इन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ आर्क ड्यू टू द करंट कैरिंग इन पोर्शन ए बी। तो भाई यहाँ पे ये आपको एक करंट कैरिंग आर्क दिया है और ये है इसका सेंटर, ये पोर्शन है ए बी और इधर है सेंटर ओ।
तो ये ए बी पोर्शन की वजह से इधर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा बच्चों, ये आपको फाइंड करने का है। देखो बच्चों, इसमें आंसर आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन का 0। रीजन क्या है? क्योंकि भाई ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है आइडियल वो, और वहां से उसका जो डिस्टेंस वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है आर, दोनों के दोनों आइडियल एंड आर सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए अगर आप बायो सावर्ट्स लॉ के हिसाब से देखते हैं कि भाई म्यू 0 बाय 4 पाई आई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब के हिसाब से, तो आइडियल आर साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या आ जाता है भाई, ए बी पोर्शन की वजह से आंसर आ जाता है 0। ओके, चलो नेक्स्ट। 31, आपको डिफरेंट डिफरेंट चार जियोमेट्रिकल शेप दिए हैं पी क्यू आर एस। चारों में से अगर हम सेम करंट पास करते हैं क्या कहा जा सकता है? कुछ ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि कपल ऑन लूप पी विल बी मैक्सिमम, कपल ऑन लूप आर मैक्सिमम, कपल ऑन लूप क्यू मैक्सिमम, या कपल ऑन लूप एस मैक्सिमम। अब ये कपल ऑन क्या है? क्योंकि भाई ये बात कर रहा है कपल ऑन मतलब टॉर्क की। बच्चों आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता है लूप के लिए, बिना बेन, BINA साइन 90 हो जाता है इधर भी, ठीक है। तो यहां से आप क्लियरली बोल सकते हो कि टॉर्क जो है बी तो सब में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला है, करंट आई भी सेम नंबर का ही पास कर रहा है, जो नंबर ऑफ टर्न्स है एन वो भी सेम ही है। तो इधर से हो जाता है कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो भाई एरिया अपने को पता है कि अगर आप सेम लेंथ का, जैसे माना कि मैंने 5 सेंटीमीटर लेंथ का ये स्ट्रिंग लिया, रस्सी ली, तो इसमें से मैं कोई भी जियोमेट्रिक शेप बनाने की ट्राई करूंगा। समझ लो ये PQRS टाइप के ही जियोमेट्रिकल शेप मैंने ये 5 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग में से बनाया। तो इसमें से जो भी सर्कुलर शेप का होगा उसका ही एरिया हर बार आपको क्या मिलेगा भाई, मैक्सिमम मिलेगा। ये मैथ्स के हिसाब से आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि स्क्वायर का तो कि भाई लेंथ का स्क्वायर, रेक्टेंगल का तो कि भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया तो कि सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेशन हर बार लगाएंगे कोई भी जियोमेट्रिकल शेप के लिए, फिक्स्ड थ्रेड में से बना हुआ है ऐसे के लिए, तो उसमें आपको जो सर्क्यूलर शेप होगा हर बार उसका एरिया ही कैसा मिलता है भाई, मैक्सिमम मिलता है। ये चीज नहीं पता है तो ध्यान में रखने की। इसीलिए अपने केस में सबसे ज्यादा एरिया होगा सर्कल का, मतलब एस लूप का, तो उसका ही टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। इसीलिए अपना आंसर हो जाएगा छिल्ले वाला डी। चलो नेक्स्ट। मेटल वायर ऑफ मास m स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन टू रेल्स प्लेस्ड एट डिस्टेंस d अपार्ट। मतलब ऐसे कुछ बोला है कि ये रेल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस l जितना है, एक मेटल का वायर है जो क्या कर रहा है, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B आपको बताया हुआ है, वर्टिकली इनवर्ड या आउटवर्ड कोई भी तरीके से। जो रेल है उसमें से एक कांस्टेंट अमाउंट का करंट कितना, I जितना पास आउट हो रहा है। Rails across the wire and break down on the break down the other rail. The acceleration of wire कितना होगा बच्चों, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे किया जा सकता है भाई, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि भाई फॉर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे केस के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। अगेन यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। बाहर की साइड आप ये वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल या तो लैपटॉप की स्क्रीन में से मैग्नेटिक फील्ड बाहर या तो अंदर जा रहा है, और यहाँ पे आप ये जो छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट मान रहे हैं आइडियल, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, करंट की डायरेक्शन में आइदर दिस और दिस। तो ये अलोंग दी वाई एक्सिस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी जेड एक्सिस हुआ, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। इसीलिए इधर मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोस्टली केस में साइन 90 आता है। तो यहाँ पे अपने को पता है कि सेकंड लॉ F इक्वल टू क्या हो जाता है, MA इज इक्वल टू BIL साइन 90, साइन 90 हो जाता है 1 जितना। तो इधर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, BIL डिवाइड बाय मास F। ओके, तो इस हिसाब से ना ऑप्शन जो है वो C आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। 33, ध्यान से समझना क्वेश्चन। क्या बोला है आपको, एक वोल्ट मीटर और एक ए मीटर है। वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना दिया है, 20 वोल्ट। ए मीटर का रीडिंग कितना है, 4 एम्पियर। तो इसके लिए रेजिस्टेंस आर कितना कनेक्ट होना चाहिए। देखो भाई सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला,
बताता हूँ आपको, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ कि भाई ये जो ए मीटर है उसमें से 4 एम्पियर जितना करंट पास आउट हो रहा है, तब जाके ये वोल्ट मीटर अपने को 20 वोल्ट का रीडिंग दिखा रहा है। मतलब वोल्टेज जब 20 वोल्ट है तो करंट 4 एम्पियर है। अगर यही सिचुएशन मेंटेन रहे तो हमने यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट किया होगा ताकि ये 4 एम्पियर मिले। ओम्स लॉ के ऊपर से पहले वेरीफाई करते हैं, क्योंकि भाई ओम्स लॉ आर इक्वल टू क्या हो जाता है, वी बाई, चलो वोल्टेज कितना 20, करंट कितना 4, आंसर कितना आया 5 ओम। अब 5 ओम के केस में तो 3 ऑप्शन, चार चार चारों के चारों 5 के ही दिए हैं कि 5 जितना होगा 5 से ज्यादा होगा 5 से कम होगा क्या होगा। तो थोड़ा समझो भाई कि अगर इसमें से, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर 4 एम्पियर करंट पास करवाना है तो सर्किट का, सर्किट मतलब कौन सी, क्योंकि भाई वोल्ट मीटर प्लस रेजिस्टेंस का मिला हुआ सर्किट, जो कि दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसका इक्विवेलेंट एटलीस्ट 5, या तो, हाँ मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 ओम जितना तो होना ही चाहिए। अब अपने को पता है कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि जो लोएस्ट कनेक्शन होता है, कम से कम रेजिस्टेंस कनेक्ट किया होता है, लोएस्ट से भी लोएस्ट देता है। मतलब आप समझो कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है कि भाई समझ लेते हैं कि 7 ओम जितना है। ये हमने एक टाइम पे मान लो कि 4 ओम जितना या कनेक्ट किया या तो 4.5 ओम जितना कनेक्ट किया, तो अगर आप इन दोनों का इक्विवेलेंट करोगे तो आपका इक्विवेलेंट तो कितना आएगा, 4.5 से भी कम आएगा। अगर आप ये 4.5 नहीं मानते हो और ये 5 जितना मानते हो तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 5 से भी कम आएगा। अब अपने को तो अगर 4 एम्पियर करंट पास करवाने का है तो कम से कम 5 जितना तो चाहिए ही। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप 5 या तो 5 से ज्यादा का कोई इधर कनेक्ट करते हो तब जाके इसका इक्विवेलेंट क्या आने का चांस है कि नियर इक्वल टू 5 जितना आने का चांस है। कब, जब आपने ये आर वैल्यू का जो रेजिस्टेंस है वो कितना ग्रेटर देन 5 ओम कनेक्ट किया होगा, तब आपका वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल का मिलके 5 आ सकता है। पर उसके लिए आपको जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा वो 5 या तो उससे ज्यादा का कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार और रिवाइज करके देखना, ठीक है, वरना मेरे को आप कॉल करना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा पर्सनली। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, 34। आपको एक वायर दिया है ऐसे कर्व्ड केस में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेज के अंदर जा रहा है। इसका जो लेंथ है कहाँ तक, एक्स डायरेक्शन में 2L तक है। ओके, और आपको पूछा है कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो बच्चों, ऐसे केस में फॉर्मूला तो वही लगेगा जो हम बार बार बोलते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों फॉर्मूला है F इज इक्वल टू बी आई एल। हर बार अब मैं नहीं बोलूंगा कि साइन 90 साइन 90, ठीक है, आपको इसी तरीके से समझने का जो मैंने आगे समझाया था वो, कि करंट एलिमेंट और फील्ड परपेंडिकुलर होता है। अब एक कंसेप्ट यहाँ पे आता है, नेम ऑफ कंसेप्ट इज डिस्प्लेसमेंट लेंथ। जब भी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें आपको कैसे कंडक्टर दिए हो, कर्व्ड कंडक्टर दिए हो, और वो कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हो और आपको फाइंड करने का बोला हो फोर्स, तो ऐसे केस में ये जो फॉर्मूला है लेंथ इसमें आती है, तो ये कौन सी लेंथ कंसीडर करने की, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ का मतलब क्या, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट लेंथ मतलब फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ। तो शॉर्टेस्ट लेंथ इधर आप देखो कि ओ से चालू हो रहा है और इधर खत्म हो गया, तो शॉर्टेस्ट कितना होगा, तो कि भाई यहां से चालू करके 2L जितना ही होगा। जैसे सेम 11th का डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट याद करो, अगर आपको ऐसे कोई कंडक्टर दिया हो और कोई कंडक्टर ऐसे दिया हो, तो यहाँ पे भी कौन सा लेंथ कंसिडर करने का, यहाँ से चालू करके यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है इसी को हमें कंसिडर करने का जो आपको दिया हो। तो इसीलिए बच्चों ये फॉर्मूला के अंदर बी और आई, तो चलो आई जितना ही करंट है, मैग्नेटिक फील्ड बी जितना दिया है, बट लेंथ हम क्या मानेंगे, शॉर्टेस्ट लेंथ एज पर गिवन क्वेश्चन डेटा 2L इंटू बी आई, मतलब इतना ऑप्शन हो जाएगा सी। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था, डिस्प्लेसमेंट लेंथ का कंसेप्ट भी दिमाग में रखना हर बार। ओके, चलो नेक्स्ट,
कॉपी क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक की थियरी के ऊपर कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर रखे हैं, दोनों में से करंट पास आउट हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। तो क्या हो सकता है, टेक्स्ट बुक की थियरी ये है कि अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट पास होता है तो दोनों के बीच क्या होता है अभी, अट्रैक्शन होता है। और दोनों में से अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में पास आउट होता है करंट, तो उसमें क्या होता है भाई, रिपल्जन होता है। मैंने आगे भी डिस्कस की ये चीज। तो यहाँ पे अपने को बोला है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अपना ऑप्शन कौन सा आएगा, बी, कि दोनों के दोनों वायर रिपल करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक की लास्ट थर्ड या फोर्थ थियरी है, आप देखना कॉपी टू कॉपी वही मिलेगा। तो हम एनसीईआरटी लेवल सॉल्व कर रहे हैं अभी, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं, इजीएस्ट क्वेश्चन भी होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हमारे वहां पे लास्ट लास्ट 1 मंथ 2 मंथ में हम ऐसी बैच भी करते हैं जिसमें हम स्पेशली एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऐसी बैचेस में ज्वाइन होना है जो एक्चुअली में दिसंबर वगैरह में स्टार्ट हो जाती है, तो आप मेरे नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके आपका एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स के ऐसे बेचिस हमारे वहाँ पे चलता है जिसके फीस काफी नॉमिनल रहता है, और 2 मंथ 3 मंथ तक का आपका पूरा कोर्स का ड्यूरेशन रहता है। और उसमें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप अभी से भी आपका एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं, ओके। चलो 36, ये भी टेक्स्ट बुक के फॉर्मूला के ऊपर ही है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, एम जितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, पी जितना है, तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा बच्चों, ऐसा फॉर्मूला आता था, टॉर्क टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अगर साइन थीटा नहीं लिखना है तो क्या हो सकता है, एम क्रॉस बी हो सकता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ओके। चलो गॉस, गॉस क्या है भाई, तो गॉस के लिए ध्यान में रखने का, ये जो गॉस है वो है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, सीजीएस है। टेस्ला एसआई है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस हो जाता है, ध्यान में रखने का ये चीज। चलो आगे 38, एक डायग्राम मतलब कि ग्राफ दिया है मैग्नेटिक फील्ड बी और डिस्टेंस एक्स के साथ, किसके लिए, तो कि भाई लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, उसमें से जब करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बी का वेरिएशन कैसे हो सकता है। तो देखो भाई, यहाँ पे हम इसी तरीके से मानते हैं कि ये डिस्टेंस एक्स और ये मैग्नेटिक फील्ड बी, इधर मान लो कि हमने रख दिया ये सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब तो कि भाई आप लोगों को भी पता है कि इनसाइड दी सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम कैसी होती है भाई, पैरेलल टू ईच अदर होती है। मतलब सोलेनॉइड के अंदर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एकदम यूनिफॉर्म होता है। और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है भाई, डिक्रीज हो जाता है। तो एक तरीके से बीच में यूनिफॉर्म हो ऐसा, तो ये एक ही ऑप्शन हमारे पास है बच्चों, पहले नंबर। तो सोलेनॉइड के केस में डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड बी का वेरिएशन ग्राफिकल केस में सही ग्राफ से इसकी हेल्प से दिखाया जा सकता है, बाकी कोई भी ग्राफ इसका सही रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए, और ये जो दो पोर्शन है वो एंड पोर्शन है, और ये जो पोर्शन आपको दिखाया है जहां पे एकदम मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, डिस्टेंस बढ़ रहा है देखो, बट मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है, यूनिफॉर्म है। क्यों, क्योंकि भाई इधर आप देख रहे हैं कि सारी की सारी फील्ड लाइंस कैसी होती है, सोलेनॉइड के अंदर एकदम पैरेलल होती है, इसलिए, ओके। और अगर आपको थोड़ा अच्छा खासा और डिटेल में रिलेशन चाहिए, तो ये सोलेनॉइड के बाहर निकलता है तो कौन से पॉइंट बोले जाता है, एंड पॉइंट बोले जाते हैं। तो एंड पॉइंट के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर का आधा हो जाता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इतनी चीज ध्यान में रख लेने की बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सही ऑप्शन अपना होगा ए। चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। चलो ये वायर है, करंट आई पास आउट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बोला नहीं है, हम मान लेते हैं कि भाई ये पॉइंट पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का है जो कि वायर से कितने डिस्टेंस पे है, आर जितने डिस्टेंस पे। तो यहाँ से एम्पियर सर्किटल लूप के रिलेटेड, एम्पियर सर्किटल लॉ के रिलेटेड ये हमने क्या बनाया, एम्पियरियन लूप बनाया। आपको पता ही है क्या बोलता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो पाई। तो यहाँ से बी बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 2 पाई, आर जितना हो जाएगा म्यू जीरो आई। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू जीरो आई बाई 2 पाई आर, जितने डिस्टेंस पे, ये फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं। अपने को ये नहीं पूछा है, अपने को पूछा है कि आई के साथ इसका रिलेशन क्या होगा, बच्चों सिंपल है, आप भी बता सकते हो कि भाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा पहले नंबर का। चलो नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस टू हाफ। अब देखो भाई, गैल्वेनोमीटर के केस में क्या होता है,
कि भाई समझ लो कि ये गैल्वेनोमीटर, ये उसका पॉइंटर, ठीक है, इधर 0, इधर +30 डिवीजन, इधर -30 डिवीजन। तो हमने जैसे ही इसमें से करंट आई पास किया तो ये गैल्वेनोमीटर समझ लो कि यहाँ तक का फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अगर आप करंट कम पास करोगे तो ये डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन शॉर्ट कहने का हमारा मतलब ये है कि ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट वी कॉल थीटा, तो ये थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई है। जितना ज्यादा आप करंट पास करोगे उतना ही ज्यादा क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। अब आपको क्या बोला है कि डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस टू हाफ। अभी हम ऐसा माने कि इसकी जो मैक्सिमम करंट कैपेसिटी है, मैक्सिमम करंट कैपेसिटी मतलब क्या, आईजी, इनिशियली वो आईजी जितनी है, अब उसको हमें क्या कर देना है, हाफ कर देना है। ठीक है, उसका डिफ्लेक्शन जो है वो क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो ये आईजी अगर हम हाफ कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने करंट भी क्या कर दिया होगा, हाफ कर दिया होगा। अगर आपको पता हो तो स्टैंडर्ड 12th का आपका प्रैक्टिकल ही है गैल्वेनोमीटर का, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में यही प्लेलिस्ट के बाद एक प्लेलिस्ट होगा स्टैंडर्ड 12th के प्रैक्टिकल। ठीक है, उसमें मैंने 8 से 9 प्रैक्टिकल पूरे प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के साथ रखे हैं। उसमें ही है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का प्रैक्टिकल, जिसमें ऐसा है कि भाई अगर आप ये जो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है यहाँ पे, ये डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसमें से अगर आप करंट क्या कर देता है, हाफ कर देता है, तो आपका डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अभी आप समझ लो कि मैक्सिमम करंट कैपेसिटी थी, तब करंट कितना पास आउट हो रहा था, आई थी। अब हमने क्या किया भाई कि भाई करंट को ही क्या कर दिया, आधा कर दिया, हाफ कर दिया, उसकी कैपेसिटी आधी कर दी। तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा आपका, θ/2 हो जाएगा। इसके साथ आपको क्वेश्चन में दिया है कि इसको कितने शंट के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो कि भाई शंट S इज इक्वल टू 40 ओम के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G कितना होगा। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला आपकी थियरी में भी आया होगा। ये जो गैल्वेनोमीटर की थियरी है वो लास्ट लास्ट थियरी है, इसमें ऐसा फॉर्मूला है कि भाई S शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IG इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, I माइनस IG। ये IG क्या, मैक्सिमम करंट कैपेसिटी, I क्या, गैल्वेनोमीटर में से पास आउट होता हुआ करंट, G क्या, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G। तो ये किधर चला जाएगा, इधर, और IG किधर आ जाएगा नीचे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S I माइनस IG अपॉन IG। ठीक है, चलो तो IG की वैल्यू मैंने आपको क्या बोली कि डिफ्लेक्शन हाफ कर दे रहे हैं, इसका मतलब करंट भी हम कितना कर दे रहे होंगे, हाफ ही कर दे रहे होंगे। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं कि भाई G इक्वल टू S कितना दिया है, 40 जितना दिया है, IG कितना, I/2, नीचे क्या, IG मतलब I/2, I में से I/2 जाए तो कितना बचेगा, I/2 ही बचेगा। एक में से आधा जाए तो कितना बचता है, आधा बचता है ना, ऐसा ही कंसेप्ट। G इज इक्वल टू 40, इधर क्या आएगा, आई बाय डिवाइड बाय I/2 कट, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, 40 ओम, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। देखना एक आध दो बार रिवाइंड करके। ठीक है, फिर भी ना समझ में आया तो मुझे कॉल करना मेरे नंबर पे, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 41 नंबर का क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस्ड टू हाफ व्हेन शंटेड विथ 40 ओम। ये आगे का ही हुआ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका आंसर भी 40 ओम ही आएगा। सेम क्वेश्चन आगे का ही है, देखना वही मेथड है। ओके चलो 42, 42 में क्या बोला है स्टूडेंट्स आप लोगों को, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज R। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना दिया, R जितना दिया। शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू A मीटर ऑफ रेंज 4 टाइम्स। अपने को शंट रेजिस्टेंस S फाइंड करना है, कब, जब अगर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हम IG जितनी माने तो उसको हमें कितनी कर देनी है, 4 गुना बढ़ा देनी है। मतलब उसमें से जो करंट पास करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी। ठीक है, IG से 4 गुना ज्यादा होगा। ऐसे ए मीटर में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स आपको पता है ए मीटर का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये गैल्वेनोमीटर, इसके साथ पैरेलल में होता है उतना पॉसिबल वैल्यू, लो वैल्यू का क्या लगाना पड़ता है, शंट। इधर से करंट आता है I, गैल्वेनोमीटर में उसकी करंट कैपेसिटी जितना चला जाता है IG, इधर चला जाता है I माइनस IG। दोनों के दोनों पैरेलल में है। आइडियली शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, बट अगर ना है तो पॉसिबल हो उतनी लो।
ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसीलिए दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर हम ऐसा बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सन, ओम्स लॉ के ऊपर से आई आर, तो गैल्वेनोमीटर में से करंट पास आउट हो रहा है आईजी जितना, मल्टीप्लाई बाय उसका रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है आर जितना, शंट में से पास आउट हो रहा है आई माइनस आई जी जितना, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो एस जितना। शंट अपने को फाइंड करने का है, एस इज इक्वल टू, तो आई जी इंटू आर अपॉन आई माइनस आई जी, ऐसा फॉर्मूला थियरी में आया होगा। इसमें अगर हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो एस इज इक्वल टू आई जी, वैसे का वैसा, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का आर जितना, जो करंट कैपेसिटी है उससे 4 गुना उसको बढ़ाना है, मतलब करंट पास करेंगे कितना, 4 टाइम्स ऑफ आई जी माइनस आई जी। तो नीचे क्या बचेगा भाई, आई जी आर डिवाइड बाई 3 आई जी कट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, कि आंसर आ जाएगा शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है आर बाई 3 वैल्यू का। ओके, मतलब ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर का। चलो 43, आपको बोला है 3 वोल्ट मीटर है, सेम रेंज के, इनकी रेंज सेम है, मान लो तीनों के तीनों 3 वोल्ट के हैं, बट रेजिस्टेंस उनके है, एक का है 10,000 ओम, एक का है 8,000, एक का है 4,000। तो आपको पूछा है कौन सा बेस्ट होगा इसमें से, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, बेस्ट हो। अब आपको थियरी में आया होगा कि भाई आइडियली वोल्ट मीटर ऐसे बनता है कि गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में पॉसिबल हो उतना हाईएस्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू का। आइडियली बोल सकता है कि आप इनफाइनाइट भी बोल सकता है, ठीक है। और यहीं पे अगर ए मीटर की अगर आप बात करते हैं तो ए मीटर के केस में गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल है, पॉसिबल हो उतना लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाने का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। इसका वैल्यू आइडियली 0 होता है। तो अब तीन में से सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका है, 10,000 का है। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे से कोई गलती से क्लिक हो गया जिस वजह से पूरा क्वेश्चन चला गया। मैंने ट्राई की लाने की पर नहीं आया, पर आपको क्वेश्चन पता चल गया था कि एक का 10,000 है रेजिस्टेंस, एक का 8,000 है और एक का 4,000 है। तो सबसे बेस्ट वोल्ट मीटर कौन सा होगा, तो सबसे बेस्ट वाला ये होगा, क्योंकि पॉसिबल हो उतना लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाने का होता है, तब जाके वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का बनता है, ठीक है। चलो 44, इसी के बेस के ऊपर है, टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, क्या हो सकता है, पहले तो लो रेजिस्टेंस वाले तो कैंसिल ही हो जाएंगे, हाई रेजिस्टेंस वाला आ सकता है पर पैरेलल में नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए हाईएस्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस। इस हिसाब से अपना ऑप्शन बन जाता है डी। यहीं पे अगर ए मीटर होता तो पैरेलल में लोएस्ट वैल्यू का आता, ठीक है। चलो 45, बोला है आपको कि गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आपको बोल के रखा है 100 ओम, कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। देखो ये गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है, इसको हमें कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, तो इसके साथ क्या करेंगे हम, सीरीज में एक लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे आर, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा आप आगे भी ड्रॉ कर सकते हो कि ये एक गैल्वेनोमीटर, उसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में, गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट पास होगा बच्चों, उसकी मैक्सिमम करंट कैपेसिटी जितना। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। अगर हम इसके लिए ओम्स लॉ लगाए तो V इक्वल टू आई आर, आई कितना, मैक्सिमम करंट कैपेसिटी जितना, और जी कितना, क्योंकि भाई सॉरी रेजिस्टेंस कितना, तो कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस सीरीज रेजिस्टेंस दोनों लगाया वो। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई V इक्वल टू आई जी प्लस आर प्लस जी। ये समझ में आया बच्चों आपको, ये वाला दोनों के दोनों सीरीज में है ना। गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, वोल्ट मीटर में, तो हमने बोला कि उसके साथ सीरीज वैल्यू का रेजिस्टेंस, सीरीज लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ता है। तो इसीलिए इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 के हिसाब से R प्लस जी, और करंट कितना पास आउट होता है, IG जितना, क्योंकि ज्यादा करता है तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाता है। अपने को बोला है कि इसकी कैपेसिटी कितने वोल्ट की करने की है, 10 वोल्ट की करने की है। मतलब यहाँ पे ये जो V आएगा कितना, 10 वोल्ट, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है आगे वो पढ़ो, अभी क्वेश्चन मजेदार है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाय कनेक्टिंग 10 किलो ओम रेजिस्टेंस, मतलब ये जो कैपिटल आर कनेक्ट किया है कितना है, 10 किलो ओम जितना है, मतलब 10,000 ओम जितना, ठीक है।
ऐसा एक वोल्ट मीटर का केस दिया। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि भाई द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड कन्वर्ट द सेम गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर। ठीक है, इसी गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सोचो। ए मीटर में कन्वर्ट करना है तो शंट रेजिस्टेंस आएगा। शंट का फॉर्मूला आगे के एमसीक्यू में डिराइव किया क्या कि भाई आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। इसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए भाई, पहली बात तो है आई जी करंट कैपेसिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि 1 एम्पियर मेजर कर सके ऐसे ए मीटर में कन्वर्ट करो, मतलब आई क्या वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। बाकी इस इक्वेशन में एक ही रह रहा है कि आई जी कहीं से मिल जाए तो बात बन जाए भाई। तो आई जी हम कहाँ से फाइंड करेंगे, आई जी हम फाइंड करेंगे यहाँ से आगे की कैलकुलेशन में से। तो आई जी इक्वल टू क्या हो जाता है वी अपॉन आर प्लस जी। वी कितना बच्चों 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट किया सीरीज में, क्योंकि भाई 10,000 प्लस गैल्वेनोमीटर का कितना 100। इसीलिए ये क्या हो जाता है भाई कि आई जी इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10.1 किलो ओम। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आई जी नियर इक्वल टू 1 मिली एम्पियर जितना आएगा, कैलकुलेटर से लगा देना। अब यही चीज को हम ये इक्वेशन में आई जी का यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि अगर इसी का ही ए मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना शंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो शंट का फॉर्मूला तो ये है ही। आई जी क्या आया 1 मिली एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना भाई 100 ओम। आई माइनस आई जी, आई कितना हमें बोला है कि 1 एम्पियर मेजर कर सके ऐसे ए मीटर में, माइनस आई जी कितना 10⁻3। तो ये अगर आप कैलकुलेशन लगा देते हैं ऊपर का नीचे का होके ऑन एन एवरेज 100 डिवाइड बाई 1000 ओम मतलब 1000 ओम मतलब 00 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 0.1 ओम। अच्छा क्वेश्चन था, देखो बच्चों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको बोला हुआ था कि भाई एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर इतनी रेंज का बनाना है। ठीक है, उसके लिए इतना रेजिस्टेंस हमने, जिसका सीरीज वैल्यू का रेजिस्टेंस 10 किलो ओम था, उसका रेंज था 10 वोल्ट, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था 100 ओम। तो वो कैलकुलेशन जो आधा पार्ट था उसमें से हमने क्या फाइंड कर लिया, करंट कैपेसिटी फाइंड कर लिया आई जी। और वो करंट कैपेसिटी का यूज हमने कहाँ पे किया, तो कि भाई ए मीटर की जगह पे किया। ठीक है, क्योंकि हमें बोला था कि भाई 1 एम्पियर मेजर कर सके ऐसे ए मीटर में कन्वर्ट करने का है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया अगेन किसका, शंट का फॉर्मूला लगा दिया कि भाई शंट वैल्यू क्या हो सकता है आई जी इंटू जी आई माइनस आई जी। तो आई माइनस आई जी क्या हो गया -3, और ऐसे आपको शंट वैल्यू की रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 0.1। डिवाइड करके देखना एक बार, ऐसा है तो ओके। चलो 46 नंबर का क्वेश्चन, क्या कहा स्टूडेंट्स 46 नंबर के क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आपको दिया हुआ है भाई। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी कितना है भाई 90 ओम जितना है। इफ ओनली 10% ऑफ द मेन करंट में फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब जो भी करंट आए आ रहा है उसका 10% ही गैल्वेनोमीटर क्या कर सकता है भाई, ले सकता है। 10%, 10% किसमें से पास आउट हो रहा है थ्रू गैल्वेनोमीटर, इससे ज्यादा वो ले नहीं सकता है। मतलब इसको इसका क्या बोला जा सकता है भाई, करंट कैपेसिटी बोला जा सकता है आई जी, जो कि कितना है 10% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ करंट आई। मतलब एक तरीके से देखो तो क्या हो जाएगा भाई आई बाई 10 हो जाएगा, परसेंटेज को सिंपल वैल्यू में डिवाइड करते हो तो ये आ गया क्या भाई आई जी। अपने को बोला है कि अगर ऐसा है तो फिर इन विच वे एंड व्हाट वैल्यू रेजिस्टर इज टू बी कनेक्टेड, ऐसी कंडीशन आपको दे दी है कि भाई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 90 है, जो करंट आ रहा है उसका 10% ही गैल्वेनोमीटर ले सकता है, मतलब उसका करंट कैपेसिटी आई बाई 10 जितना है। तो ऐसा करने के लिए कितनी वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया होगा भाई, शंट का फॉर्मूला लगा दो एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। चलो भाई आई जी क्या रखेंगे, जैसा कि मैंने बोला 10% आई बाई 10, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना 90 डिवाइड बाई आई माइनस आई जी की जगह आई बाई 10, इधर ये 0 0 कट हो जाएगा, क्या आएगा 9i, नीचे डिवाइड बाय में 10i माइनस आई होल डिवाइड बाय 10, 10i माइनस आई क्या हो जाएगा 9i, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर चला जाएगा न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई बाय 10, 9i कट। तो आंसर क्या आएगा भाई कि 10 ओम जितना रेजिस्टेंस शंट का होना चाहिए। और अपने को पता है कि भाई शंट को ए मीटर बना रहे हैं जब गैल्वेनोमीटर में से, तो कैसे कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। ओके, मतलब ऑप्शन
डी होगा इसका आंसर। चलो 47, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी आपको कितना दिया है भाई, 50 ओम जितना दे के रखा है। इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। बच्चों फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब करंट कैपेसिटी ही हुआ, वो कितना है 1 मिली एम्पियर, मतलब 10⁻³ एम्पियर जितना है। टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर दैट मेजर्स 1 वोल्ट एज वेल एज 10 वोल्ट, ऐसा आपको सर्किट डायग्राम दिया है। देखो गैल्वेनोमीटर है, ये दोनों R1 और R2 सीरीज में लगाए हुए हैं। एक 1 वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है और दूसरे से 10 वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो इसके लिए ये सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी कितनी होनी चाहिए भाई, तो तो कि भाई वोल्ट मीटर का सर्किट डायग्राम अपने को पता चल गया है। इसके ऊपर से हम अगर ओम्स लॉ लगाए कि भाई V इक्वल टू आई आर, तो करंट I इक्वल टू क्या हो जाता है, मतलब गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास आउट होगा सीरीज कॉम्बिनेशन है इसके करंट कैपेसिटी के जितना ही पास आउट हो सकता है, V डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, मतलब R प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G हो जाएगा। अपने को क्या फाइंड करने का बोला है कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है वो आप फाइंड करो, सीरीज रेजिस्टेंस। मैं न्यूमेरिकल कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं आपको पहले सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये ले लिया हमने आर बाई सॉरी आर प्लस जी, इधर क्या हो जाएगा V डिवाइड बाई आई जी। आर को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो जी इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब V अपॉन आई जी माइनस जी। ये हो जाएगा अपने सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हम इसको दोनों केस के लिए लगाएंगे कि भाई पहले केस की अगर आप बात करते हो कि जिसमें वोल्टेज कितना मेजर करने का है, केस 1, तो कि भाई जो वोल्टेज मेजर करने का है वो 1 वोल्ट जितना है, तो सीरीज रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा, मतलब R1 इज इक्वल टू V की जगह क्या रखेंगे 1, करंट कैपेसिटी की जगह क्या रख देंगे 10⁻⁻³ और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बच्चों अपने को कितना बोला है 50, तो वो आ जाएगा इधर 50, ठीक है। अब यहाँ पे ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा माइनस 50, मतलब ये कितना आया 950 ओम, ये आया R1। बच्चों यही तरीके से हम क्या करेंगे, अब R2 की कैलकुलेशन करेंगे। चलो केस 2, तो सेकंड केस के लिए क्या है भाई कि R2 कितना होना चाहिए, तो R2 इक्वल टू अगेन यही फॉर्मूला, बट यहाँ पे V की जगह हम क्या रखेंगे अब 10 वोल्ट। नेक्स्ट कन्वर्जन वो है 10 वोल्ट की लिमिट का करने का है, 10 डिवाइड बाय करंट कैपेसिटी कितनी -3। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना भाई, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा 50 जितना, ये ऊपर गया तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा -50, तो ये कितना आया 9950 आया, ओके। तो अब यहाँ पे अपने को ये जो ऑप्शन दिया है वो डी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, बाय मिस्टेक वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड ए मीटर कनेक्टेड इज इन पैरेलल विथ अ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो क्या हो सकता है। देखो अब अपने को ऐसा बोला है कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया ए मीटर, ठीक है, और इसके सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर, और इसको फिर हमने कनेक्ट कर दिया सप्लाई के साथ। तो क्या होगा, तो एक चीज थोड़ा समझो स्टूडेंट्स कि वोल्ट मीटर होता है ना, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू का होता है, आइडियली तो वो इनफाइनाइट होता है, और ए मीटर है, तो ए मीटर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो लो वैल्यू का होता है, आइडियली जीरो होता है। तो अगर आप कभी भी बाई चांस वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, मतलब एक तरीके से आपने क्या किया कि भाई सीरीज रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया, मतलब करंट फ्लो ही नहीं होगा। अगर करंट फ्लो ही नहीं होगा तो कोई भी इक्विपमेंट्स को कुछ भी डैमेज होगा ही नहीं, इसीलिए नन ऑफ देम इज डैमेज, ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखने की, वो तो क्या है ए मीटर सीरीज में होता है, उसका रेजिस्टेंस लोएस्ट से भी लोएस्ट होता है, तभी उसमें से मैक्सिमम करंट पास होता है, तो अपने को कुछ रीडिंग भी मिलता है। ए मीटर की रेंज से ज्यादा वैल्यू का या तो ज्यादा पावर का करंट आप पास करो तो ये मीटर डैमेज भी हो सकता है। बट ये तो वोल्ट मीटर सीरीज में है जिसका रेजिस्टेंस हाईएस्ट से हाईएस्ट होता है, तो करंट उसमें से पास आउट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि करंट तो ऐसे में से ही पास होता है जहां पे रेजिस्टेंस कम हो, इसीलिए कोई भी चीज डैमेज नहीं होगी। चलो 49, आपको बोला है कि भाई वोल्ट मीटर हैविंग रेजिस्टेंस 50 इंटू 10⁻³ ओम यूज टू मेजर द वोल्टेज इन अ सर्किट, मतलब एक तरीके से आपको ये जी की वैल्यू ही दे दी है, क्योंकि जो वोल्ट मीटर है वो बनता किस चीज में से है, गैल्वेनोमीटर में से ही बनता है। तो वोल्ट मीटर मतलब सीरीज रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर दोनों का मिला के ये कंबाइन रेजिस्टेंस आपको इतना दिया है, जो कि हो जाता है वोल्ट मीटर। ओके, तो ये जो दिया है वो आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है, दूसरे वर्ड्स में बोलो तो पूरे वोल्ट मीटर का कंबाइन रेजिस्टर दिया है, मतलब कि ये सीरीज रेजिस्टेंस आर एस
और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी। ओके, अपने को क्या बोला, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मेजरमेंट 3 टाइम्स द एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस कितना रिक्वायर्ड होगा, ये आपको फाइंड करना है। मतलब अभी जो वोल्ट मीटर की रेंज है वो अगर वी जितनी है, तो नई रेंज वी डैश जो है वो उसकी 3 गुना करनी है, 3 टाइम्स। तो इसके लिए नया वाला सीरीज रेजिस्टेंस कितना हमें ऐड करना पड़ेगा बच्चों, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, कि जब भी आपको ऐसा बोला हो कि टू इंक्रीज the range of voltmeter n times of the original value, then series resistance का एक शॉर्टकट फॉर्मूला कि भाई सीरीज रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू जी n माइनस 1। जिस केस में अपने को G क्या मान लेने का, ये वाला जो पूरा दिया है वो, अगर आप ये फॉर्मूला इधर लगाते हो तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 10⁻³ n। n मतलब कितने टाइम्स, अपने को बोला है 3 टाइम्स, -1, 3 - 1 2, मतलब 100 इंटू 10⁻³ तो क्या हो जाएगा, 10⁵ ओम, दैट इज योर आंसर। इतना सीरीज रेजिस्टेंस एडिशनली ऐड करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन ए। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला ध्यान में रखने का। ओके, चलो लास्ट 50, मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी कितना दिया है भाई, 40 ओम। उससे जो मैक्सिमम करंट फाइंड किया जा सकता है या मेजर किया जा सकता है, दैट इज आई जी इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, मतलब 10⁻³ एम्पियर। इट इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, कितनी रेंज का वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का, 50 वोल्ट मेजर कर सके ऐसे में। तो इसके लिए सीरीज रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई, तो यही फॉर्मूला कि R इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। कितने वोल्ट, 50 वोल्ट की रेंज, करंट कैपेसिटी कितनी, -3, माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना, 40। ये 3 ऊपर चला जाएगा, -3 तो क्या हो जाएगा, 50,000 -40 मतलब 40, सॉरी इधर ये जो है वो 10 मिली एम्पियर है ना, मेरी एक इधर गलती हुई बच्चों, करेक्ट कर देता हूँ। तो इधर आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻3, इधर भी आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻3, एक एक जीरो कट हो जाएगा। तो इधर भी ये 50,000 नहीं, क्या आएगा, 5,000 आएगा। 5,000 माइनस 40 मतलब 4,960 ओम जितना सीरीज रेजिस्टेंस अगर आप कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है भाई, वो 50 वोल्ट मेजर कर ऐसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 के बोर्ड लेवल के एमसीक्यू सॉल्यूशन का लेक्चर। अब जो आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए। देखो बच्चों, बोर्ड की एग्जाम में चैप्टर 1 to 4 में से अच्छे खासे एमसीक्यू आते थे। फिर चैप्टर 5 है, उसमें से एक या दो ही एमसीक्यू आते हैं। सेम एज चैप्टर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें से भी एक या दो ही आते हैं, कभी कभी तो आते भी नहीं है। तो अब जो हाईएस्ट वेटेज है वो है मॉडर्न फिजिक्स का, मतलब पीछे के सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियई, एटम्स। तो अब से हमारा जो नेक्स्ट सीरीज चालू होगा लेक्चर का, इसमें जो मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो होगा सेमीकंडक्टर का। क्योंकि हमारा एम पहले ऐसा है कि हम लार्ज वेट वाले जो है वो चैप्टर हम कवर अप कर लें। और बच्चों साथ साथ आपको एक और इंस्ट्रक्शन भी देने की इच्छा है हमारी कि भाई दिसंबर से हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल के बैचेस चालू हो जा रहे हैं, बोर्ड के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रैक्टिकल, जो कि फरवरी में आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम आ जाएगी। साथ ही साथ जो बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कूलिंग पे भरोसा था कि अपना स्कूलिंग सही से हो जाएगा, पर अगर आपका स्कूलिंग 12th स्टैंडर्ड सही से नहीं करवाया है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सही से नहीं करवाया है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं हुई है, ठीक है, एक्सरसाइज के बहुत सारे स्कूल में मोस्ट ऑफ स्कूल में यही चलता है कि भाई क्या है कि जो भी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है वो घर पे दे देता है, नहीं आता है वो पूछ लेने के। आपको ऐसा लगता है कि हमारे अच्छे स्कोर नहीं हो पाएगा फिजिक्स में, तो आप अभी से हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, दिसंबर से भी हमारी ऐसी बैचेस स्टार्ट होंगी जो बोर्ड में अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाने के लिए आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमारे सारे बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चल रहा है, तो इसकी कोई चिंता नहीं है कि आप कहीं पे भी है मेरे साथ जुड़ सकते हो। ओके, और बाकी आपको कोई भी फिजिक्स के रिलेटेड डाउट हो, साइंस के रिलेटेड डाउट हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, या तो क्या है कि कोई नीट की प्रिपरेशन कैसे की जाए, जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाए, ऐसे कोई वीडियोस आप चाहते हो तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हम उसके ऊपर लाने की भी ट्राई करेंगे। चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 14 के लेक्चर में।